जेल में पहुंचते ही खुफिया पुलिस वालों ने यह प्रबंध कराया कि हम सब एक दूसरे से अलग रखे जाए, किंतु फिर भी एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। यदि साधारण कैदियों के साथ रखते तब तो बातचीत का पूर्ण प्रबंध हो जाता। इस कारण से अब सबको अलग अलग तन्हाई की कोठरियों में बंद किया गया। यही प्रबंध दूसरे जिले की जिले की जेलों में भी जहाँ जहाँ भी इस संबंध में गिरफ्तारियां हुई थी किया गया था। अलग अलग रखने से पुलिस को यह सुविधा होती है कि प्रत्येक से पृथक पृथक मिलकर बातचीत करते हैं, कुछ भय दिखाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करके भेद जानने का प्रयत्न करते हैं। अनुभवी लोग तो पुलिस वालों से मिलने से इनकार ही कर देते हैं, क्योंकि उनसे मिलकर हानि के अतिरिक्त लाभ कुछ भी नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाचार जानने के लिए कुछ बातचीत करते हैं। पुलिस वालों से मिलना ही क्या है, वे तो चालबाजी से बात निकालने की ही रोटी खाते हैं। उनका जीवन इसी प्रकार की बातों में व्यतीत होता है। नवयुवक दुनियादारी क्या जाने, न वे इस प्रकार की बातें ही बना सकते हैं। जब किसी तरह कुछ समाचार ही न मिलते तब तो जी बहुत घबराता। यही पता नहीं चलता कि पुलिस क्या कर रही है, भाग्य का क्या निर्णय होगा। जितना समय व्यतीत होता जाता था उतनी ही चिंता बढ़ती जाती थी। जेल अधिकारियों से मिलकर पुलिस यह भी प्रबंध करा देती है कि मुलाकात करने वालों से घर के संबंध में बातचीत करें, मुकदमे के संबंध में कोई बातचीत न करें। सुविधा के लिए सबसे प्रथम यह परामर्शक है कि एक विश्वास पात्र वकील किया जाए जो यथा समय आकर बातचीत कर सके। वकील के लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। वकील के साथ अभियुक्त की जो बातें होती है उनको कोई दूसरा सुन नहीं सकता, क्योंकि इस प्रकार का कानून है। यह अनुभव बाद में हुआ। गिरफ्तारी के बाद शाहजहाँपुर के वकीलों से मिलना भी चाहा, किंतु शाहजहाँपुर में ऐसे दब्बू वकील रहते हैं जो सरकार के विरुद्ध मुकदमे में सहायता देने में हिचकते हैं। मुझसे खुफिया पुलिस के कप्तान साहब मिले, थोड़ी सी बातें करके अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं। थोड़े दिनों में एक मित्र ने भयभीत होकर ही कि कहीं वह भी न पकड़ा जाए, बनारसी लाल से भेंट की और समझा बुझाकर उसे सरकारी गवाह बना दिया। बनारसी लाल बहुत घबराता था कि कौन सहायता देगा, सजा जरूर हो जाएगी। यदि किसी वकील से मिल लिया होता तो उसका धैर्य न टूटता। पंडित हरकरण नाथ शाहजहाँपुर आए जिस समय वह अभियुक्त श्रीयुत प्रेम कृष्ण खन्ना से मिले, उस समय अभियुक्त ने पंडित हरकरण नाथ से बहुत कुछ कहा कि मुझसे तथा दूसरे अभियुक्तों से मिल ले। यदि वह कहा मान जाते और मिल लेते तो बनारसी लाल को साहस हो जाता और वह डटा रहता। उसी रात्रि को पहले एक इंस्पेक्टर बनारसी लाल से मिले, फिर जब मैं सो गया तब बनारसी लाल को निकाल कर ले गए। प्रातःकाल 5 बजे के करीब जब बनारसी लाल की कोठरी में से कुछ शब्द न सुनाई दिए तो मैंने बनारसी लाल को पुकारा। पहरे पर जो कैदी था उससे मालूम हुआ बनारसी लाल बयान दे चुके। बनारसी लाल के संबंध में सब मित्रों ने कहा था कि इससे अवश्य धोखा होगा, पर मेरी बुद्धि में कुछ न समाया था। प्रत्येक जानकार ने बनारसी लाल के संबंध में यही भविष्यवाणी की थी कि वह आपत्ति पड़ने पर अटल न रह सकेगा। इस कारण सबने उसे किसी प्रकार के गुप्त कार्य में लेने की मनाही की थी। अब तो जो होना था सो हो ही गया। थोड़े दिनों बाद जिला कलेक्टर मिले, कहने लगे फांसी हो जाएगी, बचना हो तो बयान दे दो। मैंने कुछ उत्तर न दिया। तत्पश्चात खुफिया पुलिस के कप्तान साहिब मिले, बहुत सी बातें हुई की, कई कागज दिखलाए। मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया कि कितनी दूर तक ये लोग पहुंच गए हैं। मैंने कुछ बातें बनाई ताकि पुलिस का ध्यान दूरी और चला जाए, परंतु उन्हें तो विश्वसनीय सूत्र हाथ लग चुका था। वे बनावटी बातों पर क्यों विश्वास करते। अंत में उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि यदि मैं बंगाल का संबंध बताकर कुछ बोलशेविक
संबंध के विषय में अपना बयान दे दूं तो मुझे थोड़ी सी सज़ा करा देंगे और सज़ा के थोड़े दिनों बाद ही जेल से निकालकर इंग्लैंड भेज देंगे और 15,000 रुपये पारितोषिक भी सरकार से दिला देंगे। मैं मन ही मन में बहुत हंसता था। अंत में एक दिन फिर मुझसे जेल में मिलने को गुप्तचर विभाग के कप्तान साहब आए। मैंने अपनी कोठरी में से निकलने से ही इनकार कर दिया। वह कोठरी पर आकर बहुत सी बातें करते रहे। अंत में परेशान होकर चले गए। शिनाख्तें कराई गई। पुलिस को जितने आदमी मिल सके उतने आदमी लेकर शिनाख्त कराई। भाग्यवश श्री आइनुद्दीन साहब मुकदमे में मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए। उन्होंने जी भर के पुलिस की मदद की। शिनाख्तों में अभियुक्तों को साधारण मजिस्ट्रेटों की भांति भी सुविधाएं न दिखाने के लिए कागजी कार्रवाई खूब साफ रखी। जबान के बड़े मीठे थे। प्रत्येक अभियुक्त से बड़े तपाक से मिलते थे। बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। सब समझते थे कि हमसे सहानुभूति रखते हैं। कोई न समझ सका कि अंदर ही अंदर घाव कर रहे हैं। इतना चालाक अफसर शायद ही कोई दूसरा हो। जब तक मुकदमा उनकी अदालत में रहा किसी को कोई शिकायत का मौका ही न दिया। यदि कभी कोई बात भी हो जाती तो ऐसे ढंग से उसे टालने की कोशिश करते कि किसी को बुरा ही न लगता। बहुधा ऐसा भी हुआ कि खुली अदालत में अभियुक्तों से क्षमा तक मांगने में संकोच न किया, किंतु कागजी कार्यवाही में होशियार थे कि जो कुछ लिखा सदैव अभियुक्तों के विरुद्ध। जब मामला सेशन सुपुर्द किया और आज्ञापत्र में युक्तियां दी तब सब की आंखें खुली कि कितना गहरा घाव मार दिया। मुकदमा अदालत में न आया था। उसी समय रायबरेली में बनवारी लाल की गिरफ्तारी हुई। मुझे हाल मालूम हुआ। मैंने पंडित हरकर नाथ से कहा कि सब काम छोड़कर सीधे रायबरेली जाए और बनारसी लाल से मिले, किंतु उन्होंने मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। मुझे बनारसी लाल पर पहले ही संदेह था, क्योंकि उसका रहन सहन इस प्रकार का था कि जो ठीक न था। जब दूसरे सदस्यों के साथ रहता तब उनसे कहा करता कि मैं जिला संगठन करता हूँ, मेरी गणना अधिकारियों में है, मेरी आज्ञा पालन किया करो, मेरे जूठे बर्तन मला करो। कुछ विलासिता प्रिय भी था। प्रत्येक समय शीशा, कंघा तथा साबुन साथ रखता। मुझे इससे भय था, किंतु हमारे दल के एक खास आदमी का वह विश्वास पात्र रह चुका था। उन्होंने सैकड़ों रुपए देकर उसकी सहायता की थी। इसी कारण हम लोग भी अंत तक उसे मासिक सहायता देते रहे थे। मैंने बहुत कुछ हाथ पैर मारे पर कुछ भी न चली, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। भाड़े का टट्टू अधिक बोझ न संभाल सका। उसने बयान दे दिया। जब तक यह गिरफ्तार न हुआ था कुछ सदस्यों ने इसके पास जो अस्त्र थे वे मांगे पर उसने न दिए। जिला अफसर की शान में रहा। गिरफ्तारी होते ही सब शान मिट्टी में मिल गई। बनवारी लाल के बयान दे देने से पुलिस का मुकदमा मजबूती पकड़ गया। यदि वह अपना बयान न देता तो मुकदमा बहुत कमज़ोर था। सब लोग चारों ओर से एकत्रित करके लखनऊ जिला जेल में रखे गए। थोड़े समय तक अलग अलग रहे, किंतु अदालत में मुकदमा आने से पहले ही एकत्रित कर दिए गए। मुकदमे में रुपए की ज़रूरत थी। अभियुक्तों के पास क्या था? उनके लिए धन संग्रह करना कितना दुस्तर था। न जाने किस प्रकार निर्वाह करते थे। अधिकतर अभियुक्तों का कोई संबंधी पैरवी भी न कर सकता था। जिस किसी के कोई था भी वह बाल बच्चों तथा घर को संभालता या इतने समय तक घर बार छोड़कर मुकदमा करता। यदि 4 अच्छे पैरवी करने वाले होते तो पुलिस का 3/4 मुकदमा टूट जाता। लखनऊ जैसे जनाने शहर में मुकदमा हुआ जहां अदालत में कोई भी शहर का आदमी न आता था। इतना भी तो न हुआ कि एक अच्छा प्रेस रिपोर्टर ही रहता जो मुकदमे की सारी कार्यवाही को जो कुछ अदालत में होता था प्रेस में भेजता रहता। इंडियन डेली टेलीग्राम वालों ने कृपा की। यदि कोई अच्छा रिपोर्टर आ भी गया और जो कुछ अदालत की कार्यवाही ठीक ठाक प्रकाशित हुई तो पुलिस वालों ने जज साहब से मिलकर तुरंत उस रिपोर्टर को निकलवा दिया।
जनता की कोई सहानुभूति न थी जो पुलिस के जी में आया करती रही। इन सारी बातों को देखकर जज का साहस बढ़ गया। उसने जैसा ही जी चाहा सब कुछ किया। अभियुक्त चिल्लाए, हाय हाय, पर कुछ भी सुनवाई न हुई। और बातें तो दूर, श्रीयुत दामोदर स्वरूप सेठ को पुलिस ने जेल में सड़ा डाला। लगभग 1 वर्ष तक वे जेल में तड़पते रहे। 100 पाउंड से केवल 66 पाउंड वजन रह गया। कई बाई जेल में मरणासन्न हो गए। नित्य बेहोशी आ जाती थी। लगभग 10 मास तक कुछ भी भोजन न कर सके। जो कुछ छटाक 2 छटाक दूध किसी प्रकार पेट में पहुंच जाता था, उससे इस प्रकार की विकट वेदना होती थी कि कोई उनसे पास खड़ा होकर उस छटपटाने के दृश्य को देख न सकता था। एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसमें 3 डॉक्टर थे। उनकी कुछ समझ में न आया तो कह दिया कि सेठ जी को कोई बीमारी ही नहीं है। जब से काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त जेल में एक साथ रहने लगे, तभी से उनमें एक अद्भुत परिवर्तन का समावेश हुआ, जिसका अवलोकन कर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। जेल में सबसे बड़ी बात तो यह थी कि प्रत्येक आदमी अपनी नेतागिरी की दुहाई देता था। कोई भी बड़े छोटे का भेद न रहा। बड़े तथा अनुभवी पुरुषों की बातों की अवहेलना होने लगी। अनुशासन का नाम भी न रहा। बहुधा उल्टे जवाब मिलने लगे। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता। इस प्रकार का मतभेद कभी कभी वैमनस्य तक का रूप धारण कर लेता। आपस में झगड़ा भी हो जाता। खैर, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खटकते ही है। ये लोग तो मनुष्य देहधारी थे, परंतु लीडरी की धुन ने पार्टी बंदी का ख्याल पैदा कर दिया। जो युवक जेल के बाहर अपने से बड़ों की आज्ञा को वेद वाक्य के समान मानते थे, वे ही उन लोगों का तिरस्कार तक करने लगे। इसी प्रकार आपस का वाद विवाद कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लिया करता। प्रांतीय प्रश्न छिड़ जाता। बंगाली तथा संयुक्त प्रांत वासियों के कार्य की आलोचना होने लगती। इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल ने क्रांतिकारी आंदोलन में दूसरे प्रांतों से अधिक कार्य किया है, किंतु बंगालियों की हालत यह है कि जिस किसी कार्यालय या दफ्तर में एक भी बंगाली पहुंच जाएगा, थोड़े ही दिनों में इस कार्यालय या दफ्तर में बंगाली ही बंगाली दिखाई देंगे। जिस शहर में बंगाली रहते हैं उनकी बस्ती अलग ही बस्ती है, बोली भी अलग, खान पान भी अलग। जेल में यही सब अनुभव हुआ। जिन महानुभावों को मैं त्याग की मूर्ति समझता था, उनके अंदर भी बंगालीपने का भाव देखा। मैंने जेल से बाहर कभी स्वप्न में भी यह विचार न किया था कि क्रांतिकारी दल के सदस्यों में भी प्रांतीयता के भावों का समावेश होगा। मैं तो यही समझता रहा कि क्रांतिकारी तो समस्त भारतवर्ष को स्वतंत्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनका किसी प्रांत विशेष से क्या संबंध। परंतु साक्षात देख लिया कि प्रत्येक बंगाली के दिमाग में कविवर रविंद्रनाथ का गीत अमर सोनार बांगला आमी तोमाके भालोवासी, मेरे सोने का बंगाल, मैं तुझसे मोहब्बत करता है, ठूस ठूस कर भरा था, जिसका उनके नैमित्तिक जीवन में पग पग पर प्रकाश होता था। अनेक प्रयत्न करने पर भी जेल के बाहर इस प्रकार का अनुभव कदापि न प्राप्त हो सकता था। बड़ी भयंकर से भयंकर आपत्ति में भी मेरे मुख से आह न निकली। प्रिय सहोदर का देहांत होने पर भी आँख से आंसू न गिरा, किंतु इस दल के कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आज्ञा को मैं संसार में सबसे श्रेष्ठ मानता था, जिनकी जरा सी कड़ी दृष्टि भी मैं सहन न कर सकता था, जिनके कटु वचनों के कारण मेरे हृदय पर चोट लगती थी और अश्रुओं का स्रोत उबल पड़ता था। मेरी इस अवस्था को देखकर 2-4 मित्रों को, जो मेरी प्रकृति को जानते थे, बड़ा आश्चर्य होता था। लिखते हुए हृदय कंपित होता है कि उन्हीं सज्जनों में बंगाली तथा अबंगाली का भाव इस प्रकार भरा था कि बंगालियों की बड़ी से बड़ी भूल, हठधर्मी तथा भीरुता की अवहेलना की गई, यह देखकर अन्य पुरुषों का साहस बढ़ता था। नित्य नई चालें चली जाती थी। आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते थे। बंगालियों का न्याय अन्याय सब सहन कर लिया जाता था।
इन सारी बातों ने मेरे हृदय को टूक टूक कर डाला। सब कृत्यों को देखकर मैं मन ही मन घुटा करता। एक बार विचार हुआ कि सरकार से समझौता कर लिया जाए। बैरिस्टर साहब ने खुफिया पुलिस कप्तान से परामर्श आरंभ किया, किंतु यह सोचकर कि इससे क्रांतिकारी दल की निष्ठा न मिट जाए, यह विचार छोड़ दिया गया। युवक वृंद की सम्मति हुई कि अनशन व्रत करके सरकार से हवालाती की हालत में ही मांगे पूरी करा ली जाए, क्योंकि लंबी लंबी सजाएं होगी। संयुक्त प्रांत की जेलों में साधारण कैदियों का भोजन खाते हुए सजा काटकर जेल से जिंदा निकलना कोई सरल कार्य नहीं। जितने राजनैतिक कैदी षड्यंत्रों के संबंध में सजा पाकर इस प्रांत की जेलों में रखे गए, उनमें से 5-6 महात्माओं ने इस प्रांत की जेलों के व्यवहार के कारण ही जेलों में प्राण त्याग दिए। इस विचार के अनुसार काकोरी के लगभग सब हवालातियों ने अनशन व्रत आरंभ कर दिया। दूसरे ही दिन सब पृथक कर दिए गए। कुछ व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए, कुछ सेंट्रल जेल भेजे गए। अनशन करते 15 दिवस व्यतीत हो गए। सब तब सरकार के कान पर भी जू रेंगी। उधर सरकार का काफ़ी नुकसान हो रहा था। जज साहब तथा दूसरे कचहरी के कार्यकर्ताओं को घर बैठे वेतन देना पड़ता था। सरकार को स्वयं चिंता थी कि किसी प्रकार अनशन छूटे। जेल अधिकारियों ने पहले 8 आने रोज तक तय किए। मैंने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया और बड़ी कठिनता से 10 आने रोज पर ले आया। इस अनशन व्रत में 15 दिवस तक मैंने जल पीकर निर्वाह किया था। 16वें दिन नाक से दूध पिलाया गया था। श्रीयुत रोशन सिंह जी ने भी इसी प्रकार मेरा साथ दिया था। वे 15 दिन तक बराबर चलते फिरते रहे, स्नानादि करके अपने नैमित्तिक कर्म भी कर लिया करते थे। 10 दिन तक मेरे मुख को देखकर अनजान पुरुष यह अनुमान भी नहीं कर सकता था कि मैं अन्न नहीं खाता। समझौते के जिन खुफिया पुलिस के अधिकारियों से मुख्य नेता महोदय का वार्तालाप एकांत में हुआ करता था, समझौते की बात खत्म हो जाने पर भी आप उन लोगों से मिलते रहे। मैंने कुछ विशेष ध्यान न दिया। यदा कदा 2-1 बात से पता चलता कि समझौते के अतिरिक्त कुछ दूसरी भी बातें होती है। मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी एक समय सीआईडी के कप्तान से मिलूं, क्योंकि मुझसे पुलिस बहुत असंतुष्ट थी। मुझे पुलिस से न मिलने दिया गया। परिणाम स्वरूप सीआईडी वाले मेरे दुश्मन हो गए। सब मेरे व्यवहार की ही शिकायत किया करते। पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके मुख्य नेता महोदय को कुछ आशा बंध गई। आपका जेल से निकलने का उत्साह जाता रहा। जेल से निकलने के उद्योग में जो उत्साह था वह बहुत ढीला हो गया। नवयुवकों की श्रद्धा को मुझसे हटाने के लिए अनेकों प्रकार की बातें की जाने लगी। मुख्य नेता महोदय ने स्वयं कुछ कार्यकर्ताओं से मेरे संबंध में कहा कि ये कुछ रुपए खा गए। मैंने एक पैसे का हिसाब रखा था। जैसे ही मैंने इस प्रकार की बातें सुनी, मैंने कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखकर हिसाब देना चाहा और अपने विरुद्ध आक्षेप करने वाले को दंड देने का प्रस्ताव उपस्थित किया। अब तो बंगालियों का साहस न हुआ कि मुझसे हिसाब समझे। मेरे आचरण पर भी आक्षेप किए गए। जिस दिन सफाई की बहस मैंने समाप्त की, सरकारी वकील ने उठकर मुक्त कंठ से मेरी बहस की प्रशंसा की कि सैकड़ों वकीलों से अच्छी बहस की। मैंने नमस्कार कर उत्तर दिया कि आपके चरणों की कृपा है, क्योंकि इस मुकदमे के पहले मैंने किसी अदालत में समय न व्यतीत किया था। सरकारी तथा सफाई के वकीलों की जिरह को सुनकर मैंने भी साहस किया था। इसके बाद सबसे पहले मुख्य नेता महाशय के विषय में सरकारी वकील ने बहुत बहस करनी शुरू की। खूब ही आड़े हाथों लिया। अब तो मुख्य नेता महाशय का बुरा हाल
बुरा हाल था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि संभव है सबूत की कमी से वे छूट जाए या अधिक से अधिक 5 या 10 वर्ष की सज़ा हो जाए। आखिर चैन न पड़ी। सीआईडी अफसरों को बुलाकर जेल में उनसे एकांत में 1.5 घंटे तक बातें हुई। युवक मंडल को इसका पता चला। सब मिलकर मेरे पास आए, कहने लगे, इस समय सीआईडी अफसर से क्यों मुलाकात की जा रही है। मेरी जिज्ञासा पर उत्तर मिला कि सजा होने के बाद जेल में क्या व्यवहार होगा, इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। मुझे संतोष न हुआ। 2 या 3 दिन बाद मुख्य नेता महाशय एकांत में बैठकर कई घंटे तक कुछ लिखते रहे। लिखकर कागज जेब में रख भोजन करने गए। मेरे अंतरात्मा ने कहा, उठ देख तो क्या हो रहा है। मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़े। पढ़कर शौक तथा आश्चर्य की सीमा न रही।